Okay, so today we'll start BOP balance of payment chapter. It's very simple and it is very scoring. So first of all, 1 mark can come in your definition. So what is the definition? Simple definition. It is an account which record all economic transactions between the resident of a country and rest of the world during given period of time. So in a year, whatever transaction held in India with abroad. Like, for example, Mr. A purchased a machinery from abroad. This is a transaction between Mr. A, who is living in India, and purchasing machinery from abroad. So, this is a transaction between the resident of a country and rest of the world, and that transaction is also recorded in BOP. In the same way, Mr. B had exported goods to American citizens. So this is also a transaction between an Indian and the American. So whatever transaction held between the citizen of the country, between the organization of a country and rest of the world, that is known as that all the transaction will be taken in an account and that account is known as BOP. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ, एक ऐसा अकाउंट जहाँ पे जब भी हम फॉरेन कंट्री से ट्रांजेक्शन्स करेंगे, हमारा इंडिया जब भी ट्रांजेक्शन्स करेगा बाहर की कंट्री से, बाहर के सिटीजन से, तो हम उन सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में फॉर अ पीरियड. नॉर्मली इट इज़ फॉर 1 ईयर. तो एक साल में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं हमारी कंट्री के सिटीजन के दूसरी कंट्री के साथ, वो सारे रिकॉर्ड कहाँ किए जाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में. यहाँ पे क्या होता है, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं वट एवर देर इज इनफ्लो. लाइक फॉर एग्जाम्पल 150 करोड़ ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो 150 करोड़ आए हैं, इनफ्लो हुआ है तो रिकॉर्ड करेंगे. 90 करोड़ हमने इम्पोर्ट्स किए, तो 90 करोड़ हमने इम्पोर्ट किया मतलब 90 करोड़ हमने पे किए हैं इम्पोर्ट के लिए, तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे. तो जितना भी इनफ्लो और आउटफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग ईयर, वो रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में. देन दीज आर विजिबल एज वेल एज इनविजिबल. दोनों ही हो सकते हैं, विजिबल भी होते हैं और इनविजिबल भी होते हैं. विजिबल आइटम्स कैसे होते हैं, गुड्स, और इनविजिबल होते हैं सर्विसेज. तो ये दोनों ही चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, विजिबल आइटम्स भी और इनविजिबल. जब भी तुम गुड्स का एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करोगे, रिकॉर्ड किया जाएगा बीओपी में. सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करोगे, रिकॉर्ड किया जाएगा बीओपी. अब बीओपी में कितने ट्रांजेक्शन्स आते हैं, तो बीओपी में जो ट्रांजेक्शन्स आते हैं वो आता है, एक तो विजिबल आइटम यानी कि गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसमें आएगा. इनविजिबल आइटम यानी कि सर्विसेज. कैपिटल ट्रांसफर्स, जब भी हम कैपिटल ट्रांसफर्स जो भी एसेट और लाइबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो आते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांजेक्शन से. और एक आता है यूनिलेटरल. यूनिलेटरल वो होते हैं जो कि वन साइडेड पेमेंट्स होते हैं. जैसे कि मैंने गिफ्ट्स अपनी रिलेटिव्स दोज हु आर लिविंग टू अब्रॉड, मैंने उनको मनी सेंड किया यहाँ से, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड. तो जो जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, लेन देन नहीं हो रहा है किसी चीज़ का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तब भी हम ट्रांजेक्शन्स हम सेंड करते हैं, हम डोनेशंस देते हैं अब्रॉड में, अब्रॉड से डोनेशंस आती हैं, वो सब यूनिलेटरल है, वन साइडेड पेमेंट्स. सो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांसफर्स, इनविजिबल ट्रांसफर्स, इनविजिबल आइटम्स और विजिबल आइटम्स, ये सब ही होते हैं. इनविजिबल में सर्विसेज आती हैं. अब सबसे पहले विजिबल आइटम्स देख लेते हैं. विजिबल आइटम्स में क्या आएंगे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. सो व्हेन गुड्स आर एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड इट विल बी रिकॉर्डेड इन विजिबल आइटम्स. सो मशीन्स आ रही हैं फॉरेन से, मशीन्स जा रही हैं फॉरेन में, सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम. सो विजिबल आइटम में गुड्स. फिर सर्विसेज किस में आती है, इनविजिबल आइटम में, जैसे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट फॉर द सर्विसेज, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये इन्वेस्टमेंट की इनकम होती है. हमें डिविडेंड मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा फॉरेन से, हमने कुछ परचेज़ किया है, उस पर हमने रेंट दिया, रेंट पर रिसीव कर रहे हैं, हमारी लैंड अब्रॉड में है, हमारी कुछ भी असेट्स अब्रॉड में, वहाँ से हमें रेंट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव होता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज में आती है. तो सर्विसेज देने से जो रिसीव होता है, यानी कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एम्बेसीज, तो दीज आर इंक्लूडेड इन इनविजिबल आइटम. कैपिटल रिसिप्ट्स में आ जाएगा, जब भी हम एसेट्स और लाइबिलिटी को इफेक्ट करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स में. और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी से इफेक्टेड हमारे
एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे कि आपने कोई एसेट खरीदी तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, एसेट सेल कर दी तो आपकी कैपिटल रिसिप्ट हो गई। तो कैपिटल नेचर की जो भी चीज़ें हैं वो कैपिटल रिसिप्ट्स में यानी कि कैपिटल ट्रांसफर्स में आएंगी। और यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वन साइडेड, गिफ्ट दिया, डोनेशंस दिया, ग्रांट्स दिया, वो सब यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो दो टाइप का होता है, उसके दो पार्ट्स हैं, एक तो करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में तीन चीज़ें आती है, विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनविजिबल आइटम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, गिफ्ट्स, डोनेशंस। और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, जिन चीज़ों की जो चीज़ें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट करेंगी वो किस में आएगी, कैपिटल ट्रांसफर्स में आएंगी। करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, तो बीओपी के करंट अकाउंट में क्या आएगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो जब भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे, गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होंगे, पेमेंट्स होंगे, तो वो सब रिकॉर्ड किया जाएगा करंट अकाउंट में। ये सरप्लस में भी हो सकता है और डेफिसिट में भी हो सकता है करंट अकाउंट। सरप्लस में कब होगा, जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे इन चीज़ों का, जब हमें रिसीव फॉरेन करेंसी रिसीव ज़्यादा होगी, इनफ्लो ऑफ करेंसी ज़्यादा होगा तो वो सरप्लस हो गया। और जब आउटफ्लो हो जाएगा तो वो डेफिसिट हो जाएगा। अब सरप्लस कब होता है, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं हमारे, यानी कि प्लस आइटम ज़्यादा होते हैं, इनफ्लो ज़्यादा आ रहा है करेंसी का, और इम्पोर्ट्स कम होंगे यानी कि माइनस आइटम, आउटफ्लोज कम होगा करेंसी का, तो वो सरप्लस हो जाएगा। और डेफिसिट इसके अपोजिट, ठीक है। Transactions to earn foreign exchange such as export of goods, services, transfer payment to other countries and income receipts are recorded along the credit side। तो क्रेडिट साइड में कब आए, क्या क्या चीज़ें आती हैं जिनसे हमें इनफ्लो आता है करेंसी का, यानी कि पैसा रिसीव होता है, तो वो सारी क्रेडिट आइटम्स आएंगी, उनको क्रेडिट आइटम्स बोलते हैं, प्लस आइटम्स होती हैं। और डेबिट आइटम्स कौन सी होती हैं, जिनसे हम, जैसे कि हम लोगों ने फॉरेन से हमने इम्पोर्ट्स किया तो उसकी बदले में पेमेंट की, पेमेंट ऑफ imports of goods, payment of import of services, payment of transfer payments to abroad, ये यहाँ पे टू अब्रॉड कर लीजिएगा और यहाँ पे फ्रॉम अब्रॉड, ट्रांसफ़र पेमेंट टू अब्रॉड, इनकम, है ना। तो ये सारा रिकॉर्ड करेंगे हम डेबिट साइड में, माइनस आइटम में। फिर आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल नेचर की चीज़ें आती हैं, एसेट और लाइबिलिटी से इफेक्ट, जैसे कि लोन्स, अगर लोन रिसीव कर रहे हैं तो क्रेडिट आइटम्स, क्योंकि इनफ्लो आएगा करेंसी का, लोन्स दे रहे हैं तो डेबिट आइटम। ट्रांजेक्शन दैट कैन कॉज चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। जिन ट्रांजेक्शन्स से एसेट और लाइबिलिटी इफेक्ट होते हैं, लोन्स हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, वो सब रिकॉर्ड करेंगे हम कैपिटल अकाउंट में। तो जैसे कि फॉरेन करेंसी आ रही है तो कब आएगी, बोरिंग, जब लोन्स हम लेंगे तब आएगी, तो वो रिकॉर्ड होएगा प्लस आइटम कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। जब भी आप लोन्स दोगे, जब भी हमारी फॉरेन करेंसी जाएगी तो वो आउटफ्लो होता है और वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, डेबिट साइड में। अब दो टाइप के ट्रांजेक्शन्स आते हैं, एक होता है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स और एक होता है अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स जब हमारा बीओपी बन रहा होता है ना, जैसे हमने एक्सपोर्ट किया तो क्रेडिट साइड में हो गया एक्सपोर्ट, प्लस आइटम में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लिख दिया, एक्सपोर्ट ऑफ मशीन्स लिख दिया, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ये भी प्लस आइटम में आएगा। हमने सेल कर दी कोई एसेट तो वो भी, हमने लोन ले लिया वो भी आ गया इधर। और बाकी जो भी जिन चीज़ों से इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, वो सब हमने डेबिट साइड में माइनस आइटम में लिख दिया, ठीक है। ये सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए। ये सारे ट्रांजेक्शन्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन्स हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट हो रहा था बाहर से परचेज़ करने में या फिर बाहर हमें सेल करने में। तो ये हम जो ट्रांजेक्शन्स जो करते हैं हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या हो रहा होता है, प्रॉफिट हो रहा होता है। तो प्रॉफिट के लिए जो भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स, है ना। बाकी ट्रांजेक्शन से इन्फ्लुएंस नहीं होते, मतलब क्या एक्सपोर्ट हुआ है, क्या इंपोर्ट हुआ है, नेगेटिव में एक्सपोर्ट जा रहे हैं, नेगेटिव के अंदर हमारा बीओपी जा रहा है, हमें लॉसेज हो रहे हैं करेंसी के, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ खुद की बेनिफिट के लिए किए जा रहे हैं, यानी कि प्योरली टू अर्न प्रॉफिट, है ना, विदाउट थिंकिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स ऑफ अदर थिंग्स। So export and import of goods services are
ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, जितने भी हमने ट्रांजेक्शन्स किए, इन्वेस्टमेंट्स किए, इन्वेस्टमेंट आए, वट एवर ट्रांजेक्शन, सभी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जब हमारा बीओपी हम बना लेते हैं और बीओपी बनने के बाद हमें पता पड़ता है कि हमारी प्लस साइड तो बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी कि इनफ्लो बहुत ज़्यादा आ गया, हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दिया होगा, तो हमारी सरप्लस में आ रही है बीओपी, या फिर बीओपी हमारी किस में आ रही है? डेफिसिट में आ रही है। तो दोनों ही केसेस हमें नहीं चाहिए। हमेशा हमें अपनी बीओपी को क्या रखना है? बैलेंस में रखना है, इनके बराबर में। ना तो डेफिसिट होना चाहिए, ना तो प्लस में आनी चाहिए, ना ही माइनस में आना चाहिए बीओपी। तो अगर प्लस में आ रहा है तो कुछ हमें ट्रांजेक्शन्स ऐसे करने पड़ेंगे जिससे बीओपी का बैलेंस क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जितना प्लस है उतना ही माइनस हो जाए। तो वो ट्रांजेक्शन जो बीओपी को बैलेंस करने के लिए किए जाते हैं, दैट इज नोन एज अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। तो ये डिपेंडेंट है किन पे? ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन पे। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स अगर प्लस में होंगे, उन उसी के ऊपर डिपेंड करके हम ये ट्रांजेक्शन्स करते हैं। अगर माइनस में है, अगर ये बैलेंस हो गए, बीओपी अगर बैलेंस हो गया तो करने की नीड ही नहीं है। तो इसीलिए ये इन ट्रांजेक्शन्स को हम बोलते हैं डिपेंडेंट ऑन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन any other transactions, but accommodating transactions are dependent on autonomous. तो अब जैसे accommodating transactions है, इसमें क्या होगा? टेकिंग मनी फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो अगर हम डेफिसिट में आ गए तो हम लोग क्या करते हैं? हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कम कर लेते हैं। तो वहाँ से हम लोग यूज़ कर लेते हैं, हम अपने रिजर्व्स को कम कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है? हमारा बैलेंस क्लियर हो जाता है। और या फिर हम सरप्लस में हैं तो हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और इंक्रीज़ कर लेते हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में मनी इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो उससे हम लोग क्या हो जाते हैं? बैलेंस में हो जाते हैं। सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके हम लोग बैलेंस कर लेते हैं बीओपी। तो ये ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगा? अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। या फिर अगर हम डेफिसिट में, हमारे पास करेंसी की इनफ्लो कम है, तो हम आईएमएफ से भी क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से भी लोन ले सकते हैं, या हमारे पास सरप्लस में है तो हम लेंडर भी हो सकते हैं, हम दे भी सकते हैं। तो हमें सिर्फ बैलेंस करना होता है। अगर डेफिसिट में है तो लोन ले लो, तो करेंसी और आ जाएगी। अगर सरप्लस में है तो लेंडर बन जाओ, लोन दे दो। तो दोनों ही तरीके से लोन बोरोइंग करके या रिजर्व्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके हम अपनी बीओपी को बैलेंस करते हैं। और वो जो ट्रांजेक्शन्स किए जा रहे हैं वो सब ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। अब अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन में ये जो ट्रांजेक्शन्स है ना, ये कैपिटल नेचर का हो गया है, तो ये कैपिटल अकाउंट का भी पार्ट होता है और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, रिजर्व्स क्या होते हैं? हमारी कंट्री की एसेट्स होती हैं। तो अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो कैपिटल अकाउंट में तो इफेक्ट आएगा, तो कैपिटल अकाउंट का भी पार्ट है और ये अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स का भी पार्ट है। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर डेफिसिट है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स में, बीओपी बना तो हमें डेफिसिट आ गया, तो क्या करेगी सेंट्रल बैंक? अपना फॉरेन एक्सचेंज रिसीव कर लेगी, रिलीज़ कर देगी, कम कर देगी। जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो जाएंगे, मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ जाएगा, अपने आप बैलेंस हो जाएगा बीओपी। और अगर सरप्लस में है तो अपना जो सेंट्रल बैंक है वो अपना ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन को इंक्रीज़ कर लेगी। सरप्लस है तो अपने पास टेक बैक टू द आरबीआई। तो ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स है। अब एक तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन? सो टू बैलेंस the BOP, we need to do some transaction that is known as accommodating transactions. उसका एक एग्जांपल है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन में क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सेल और परचेज करती है आरबीआई। तो जब भी डेफिसिट होगा तो रिड्यूस कर देगी ऑफिशियल अपना रिजर्व, और जब भी सरप्लस होगा तो इंक्रीज कर लेगी रिजर्व। तो इस ट्रांजेक्शन्स को हम कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या है? हम फॉरेनर्स को बुला रहे हैं हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर दो। व्हेन फॉरेनर्स विल कम तो वो अपने साथ इनफ्लो लाएंगे करेंसी का, तो बीओपी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बीओपी की क्रेडिट साइड इंक्रीज हो जाएगी, इनफ्लो आएगा कंट्री में, तो बीओपी के अंदर पॉजिटिव फेवरेबल इफेक्ट आएगा। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग आइटम शुड बी एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। अब इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है? कैपिटल नेचर का है, क्योंकि एसेट को इफेक्ट करेगा, कैपिटल नेचर का पार्ट है। और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड आ रहा है, तो जब भी अब्रॉड से आएगा
यानी कि इनफ्लो होगा, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन दी credit side of the BOP. The second thing is transfer of funds to relative abroad. So when your relatives are living abroad, you might need to send remittances to abroad. तो money हम send करते हैं उनके लिए, या फॉरेनर्स हमारे लिए सेंड कर रहे होते हैं, हमारे रिलेटिव फॉरेन में रह रहे हैं तो इंडिया में सेंड कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली ये BOP का पार्ट हो गया क्योंकि ट्रांजेक्शन्स हो गए. अभी रिकॉर्ड कहाँ होगा? करंट अकाउंट में, क्योंकि यूनिलेटरल है. जब भी आप रिलेटिव को भेज रहे होते हो तो रिलेटिव से कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं ले रहे होते हो, फ्री में आप उसको ये सर्विसेज दे रहे होते हो, पेमेंट कर रहे होते हो. तो ये यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है. दे रहे हो तो डेबिट साइड में आएगा, नेगेटिव आइटम है. और ले रहे हो, बाहर से रेमिटेंसेस आ रहे हैं इंडियंस के पास, इंडियन फैमिली के पास, तो क्रेडिट साइड में आएगा, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ करंट अकाउंट. प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड. अब्रॉड से प्रॉफिट रिसीव हो रहा है तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरी रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनविजिबल्स. इनविजिबल्स का पार्ट है. और ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? ये रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड में, करंट अकाउंट के. ये द वे इट शुड बी आंसर्ड. सो प्लीज़ हैव अ लुक ओवर द वे ऑल्सो. मशीन्स इम्पोर्ट कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं तो हमें पैसा देना पड़ेगा. सो देर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी एंड इट विल बी रिकॉर्डेड. क्योंकि मशीन है, क्योंकि गुड्स हैं, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट में. और आउटफ्लो हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट की. ठीक है. बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड. अब अब्रॉड से अगर आप बोरो करोगे तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. इनफ्लो आ रहा है तो क्रेडिट साइड में, लेकिन लाइबिलिटी इफेक्ट कर रही है तो कैपिटल अकाउंट का आइटम हो गया. BOP का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ हम किसको रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उसमें सिर्फ हम जब भी गुड्स और गुड्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होगा तो वो इसमें आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम. बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल है अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट्स कम है, और अनफेवरेबल है अगर एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट्स ज़्यादा है. सो एक्सपोर्ट्स कम है, इनफ्लो कम आया, पैसा कम आया, तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया. अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा आ गया, इनफ्लो हो गई, तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. सो BOP इज़ अ पार्ट ऑफ BOP. और ये किसका पार्ट होगा? BOP के भी करंट अकाउंट का, क्योंकि करंट अकाउंट में विजिबल आइटम्स आते हैं. तो करंट अकाउंट के अंदर जब भी गुड्स जहाँ लिखे जाएंगे तो उसके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स को के बैलेंस को हम कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड बैलेंस या बैलेंस ऑफ ट्रेड, विच रिकॉर्ड्स ओनली गुड्स. सो इट रिकॉर्ड्स द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. कैपिटल ट्रांसफर्स यानी कि लाइबिलिटी एसेट वाले ट्रांजेक्शन्स नहीं आते. ये सरप्लस या डेफिसिट में भी हो सकता है. सरप्लस में कब होगा? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा है. करंट अकाउंट का पार्ट है क्योंकि गुड्स हैं. ये क्या रिकॉर्ड करता है? सभी तरीके की चीज़ों को रिकॉर्ड करता है. ये तो कैपिटल ट्रांसफर्स भी आते हैं इसमें. ये हमेशा बैलेंस रहता है. बैलेंस रखने के लिए हम इसको अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं. ये करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को इंक्लूड करता है. तो इसके डिफरेंसेस आ सकते हैं 3 मार्क्स में, BOT और BOP के, या फिर डिफरेंसेस आ सकते हैं किसके? ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स के 4 मार्क्स में. तो ये 2 टॉपिक आ जाते हैं इसमें से. और ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स 3 मार्क्स में. व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन? हाउ इट अफेक्ट्स BOP? किसका पार्ट है ये? कौन से ट्रांजेक्शन्स का? अकोमोडेटिंग या ऑटोनोमस का? फिर इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं. मेक इन इंडिया से BOP पे क्या इफेक्ट आया है? इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं. ठीक है. सो इन दिस वे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. ये चैप्टर स्टार्ट कहाँ हुआ था? BOP की डेफिनेशन से. इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, विजिबल और इनविजिबल आइटम्स आते हैं. BOT एक छोटा सा पार्ट है BOP का जिसमें सिर्फ गुड्स जो हैं उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रिकॉर्ड करते हैं. BOP के अंदर 4 आइटम्स होते हैं: विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल और यूनिलेटरल. विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल आते हैं करंट अकाउंट में, और बाकी जो एसेट और लाइबिलिटी को इफेक्ट करेगा वो आएगा कैपिटल में.
विजिबल आइटम्स में गुड्स आते हैं, इनविजिबल में सर्विसेज आती हैं, कैपिटल में जो एसेट और लाइबिलिटी को इफेक्ट करता है, यूनिलेटरल में गिफ्ट्स, डोनेशंस, वन साइडेड पेमेंट्स आते हैं। बीओपी का स्ट्रक्चर जो है वो दो स्ट्रक्चर्स हैं, दो पार्ट्स में इसके स्ट्रक्चर को हमने पार्ट किया है, करंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में सारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आएंगे। करंट अकाउंट सरप्लस में होगा जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे और डेफिसिट में होगा जब इंपोर्ट्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग ये सारा आपको प्रिपेयर करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।